चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर 33 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, मोटिवेशन जिसे हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मोटिवेशन के बारे में। तो देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? किसी व्यक्ति या प्राणी को कार्य करने के लिए जो तत्व या कारक प्रेरित करता है उसे हम अभिप्रेरक यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेटर कहते हैं। ठीक है, मोटिवेटर। तो देखिए, तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। यानी कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को करने के लिए, है ना, अगर आपको कोई चीज़ जो है वो प्रेरित कर रहा है, तो वह चीज़ या वस्तु क्या कहलाएगी? आपका अभिप्रेरक कहलाएगी। ठीक है, यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं, है ना, तो कार्य को करने के लिए हम जिस स्थिति से होकर के गुजरे हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया से होकर के हमने गुजरे हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन कहेंगे। यानी कि मोटिवेशन क्या है? जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने वाले, है ना, उस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और जो कार्य हमें, जो वस्तु, है ना, या कारक हमें उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उस वस्तु या तत्व या कारक को हम क्या कहेंगे? मोटिवेटर कहेंगे, अभिप्रेरक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मोटिवेशन जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो मोटिवेशन जो शब्द है वो तो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जिसे लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के किस नाम से लिया गया है? तो मोटम शब्द से लिया गया है। यानी कि जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? मोटम शब्द से बना हुआ है। तो मोटम का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो मोटम का अर्थ है टू मूव। टू मूव कहने का मतलब है गति देना, है ना, या गति करना। यानी कि किसी कार्य के प्रति ये गति कर रहा है, यानी कि मोटम कर रहा है। तो मोटम का अर्थ क्या है? गति करना, यानी कि टू मूव। ठीक है, गति देना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभिप्रेरणा के बारे में। देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करता है? प्रेरित या अग्रसर करता है। यानी कि मोटिवेशन क्या है? एक प्रकार का कारक यानी कि तत्व होता है, जो हमारे अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है ना। तो आंतरिक बल होता है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाता है। जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको बनना है टीचर, है ना। तो टीचर जो है वो क्या है? ये आपके लिए अभिप्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी कि अभिप्रेरक का कार्य कर रहा है। और आप टीचर बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो आप सीडीपी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रिया से होकर जब आप गुजरेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पूरी मोटिवेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा को किसी सीखने का स्वर्ण पक्ष यानी कि राजमार्ग या फिर सर्वोच्च मार्ग कहा जाता है। यानी कि जो मोटिवेशन है वो क्या है? यदि आप कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य को सीख रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो वह मोटिवेशन ही क्या है? उस कार्य को करने के लिए, यानी कि उस कार्य को सीखने के लिए वो क्या है? एक हमारे लिए स्वर्ण का कार्य करता है, एक राजमार्ग का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि वे ऑफ डूइंग कह सकते हैं। यानी कि उस कार्य को करने के लिए हमें ये क्या करता है? प्रेरित करता है, यानी कि उसके लिए ये एक रास्ता बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, है ना। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या होती है? आधार होती है। यानी कि अधिगम हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर में मोटिवेशन होगा, है ना, तभी हम क्या कर पाएंगे? अधिगम कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अधिगम, सॉरी, जो मोटिवेशन है उसकी परिभाषाएं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया हुआ है। तो सबसे पहला है मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने क्या कहा है? देखो, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। यानी कि मैकडोनाल्ड क्या कहना चाहते हैं?
कि जो मोटिवेशन होता है वो मनुष्य को क्या करता है, उसके अंदर में एक ऊर्जा लाता है ना। मोटिवेशन की सहायता से ही वो क्या करता है, उसके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण व्यक्ति जो है वह अपने लक्ष्य की ओर क्या होता है, जाने लगता है। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी दूसरी जो परिभाषा है वो है क्रेच एवं क्रेचफील्ड का। देखिए क्रेच एवं क्रेचफील्ड क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक है, क्यों से आप याद रखेंगे क्रेच, क्रेच और क्रेचफील्ड। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारे क्यों, है ना, क्यों का, यानी कि कोई भी कार्य को सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, है ना, तो उस क्यों का ये आंसर देता है। इस प्रकार की परिभाषा से किसने कहा है, तो क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने। ठीक है, चलिए B.A.P. स्किनर क्या कहते हैं मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन जो है वह अधिगम का सर्वोकृत राजमार्ग है, यानी कि मोटिवेशन को ही राजमार्ग किसने कहा है, तो B.F. स्किनर ने कहा है। चलिए अगली परिभाषा है, देखिए चौथी परिभाषा क्या है, तो चौथी परिभाषा है गुड की। तो देखिए गुड से ही प्रसिद्ध है ना। गुड यानी कि गुड होने के लिए क्या, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, यानी कि आप कोई कार्य को आरंभ कर रहे हैं, फिर उसको जारी रख रहे हैं, फिर आप उसको क्या कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। यानी कि आप किसी कार्य को सीखते हैं, है ना, तो एकाएक तो नहीं सीख जाते हैं, है ना, उस कार्य को आपको जारी रखना पड़ता है। तब जब आप जारी रखेंगे उस कार्य को, तो उस कार्य के प्रति आप क्या हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, कौशल आपके अंदर उस कार्य के प्रति आ जाती है। तो वही कहते हैं गुड, है ना। तो गुड क्या कहते हैं कि, यानी कि गुड का कहना है कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो किसी कार्य को आरंभ कर लेते हैं, उसको जारी भी रखते हैं और उसको नियंत्रित भी करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है अभिप्रेरणा की। ठीक है, चलिए आगे परिभाषा है वुडवर्थ की। तो देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, ये हमारा हो जाएगा की पॉइंट। ठीक है, वुडवर्थ के लिए, गुड के लिए 3 बातें याद रखेंगे, आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा है विलियम मैकडूगल की। देखिए विलियम मैकडूगल की जो परिभाषा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इसी के, है ना, जो मोटिवेशन के आगे जो हम 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां पढ़े हैं, है ना, या पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या है, मैकडूगल ने दिया हुआ है ना। और वो जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं वो किस पर आधारित है, तो अभिप्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, तो मैकडूगल की जो परिभाषा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए मैकडूगल क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है। यानी कि मैकडूगल क्या कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा बता रहे हैं, है ना, जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि हम मैकडूगल से क्या याद रखेंगे, 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो शारीरिक और दूसरा याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक दशा। ठीक है, चलिए 7वीं जो परिभाषा है वो है सोरेनसन की। सोरेनसन क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। ठीक है, यानी कि आधार किसने माना है अभिप्रेरणा को, तो सोरेनसन ने माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8वें परिभाषा पर। देखिए 8वीं परिभाषा क्या है, जेपी गिलफोर्ड की है। जेपी गिलफोर्ड अभिप्रेरणा के बारे में कहते हैं, अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को आरंभ करने, सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी दशा बताते हैं, लेकिन कैसी दशा बता रहे हैं, ये आंतरिक दशा बता रहे हैं, है ना, विशेष प्रकार की ये आंतरिक दशा होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, यानी कि मोटिवेशन के प्रकार। तो देखिए मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। यानी कि मोटिवेशन जो है वह 2 ही प्रकार की होती है, उसके उप प्रकार जो है वह बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार क्या क्या है, तो सबसे पहला है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा।
देखिए सकारात्मक अभिप्रेरणा को ही हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, या फिर इसी को हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं, इसी को हम जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिप्रेरणा जो हमारे अंदर स्वयं यानी कि पहले से मौजूद है ना। हमारे अंदर में क्या है, स्वतः उत्पन्न होते हैं और पहले से मौजूद भी होते हैं, ठीक है। और नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा को हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ये अर्जित होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा होती है। जैसे कि एक शिक्षक है ना, वो बच्चों को क्या कराना चाहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता आप कराएंगे तो बच्चे स्वयं से ही क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे ये ऐसा करना है कि आगे वाले जो है वह मेरे आमने सामने हार जाए, है ना। दूसरा, आयोजन करना, परिस्थितियां निर्माण करना, ठीक है। तो ये शिक्षक की क्या हो गई, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई, क्योंकि शिक्षक इसको पहले से नहीं किया हुआ है ना। सडनली वो क्या करने लग जाता है, बच्चों को बताने लग जाता है कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे। तो ये क्या हो गई, प्रतियोगिता करना, आयोजन करना, परिस्थितियां निर्माण करना, ये क्या हो गए हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब है बाह्य। देखिए बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा क्या है, तो शिक्षक जैसे पुरस्कार दे रहा है, तो पुरस्कार क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है ना। दंड दे रहा है, ये भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। देखिए पुरस्कार के लालच में बच्चे पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कुछ समय तक ही पढ़ेंगे, है ना। फिर पुरस्कार का जैसे ही उसको मिलना कम हो जाएगा, बच्चे जो है वह धीरे धीरे उसमें रुचि कम होने लगेगी। दंड के भय से भी बच्चे जो है वह पढ़ने शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भय के डर से भी बच्चे जो है वह पढ़ने लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जो है वह समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर वाद विवाद जो प्रतियोगिता है ना, यहाँ पर हम कहते नहीं हैं बच्चे को, ना कि डराते हैं, ना ही पुरस्कार देते हैं। वो स्वयं से ही मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें वाद विवाद प्रतियोगिता में जीतना है और हमें इस प्रकार से ऐसे कार्य करने हैं, है ना। आयोजन यानी कि आप कुछ चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल में, तो बच्चे स्वयं से मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई, और ये क्या है, हमारा बाह्य अभिप्रेरणा है। चलिए आगे देखते हैं इसी में और कुछ। तो देखिए शिक्षक द्वारा बच्चों के समझ ऐसे यानी कि समक्ष ऐसे अभिप्रेरक रखा जाता है जिसे वे स्वतः अभिप्रेरित हो जाते, यानी कि ऐसी अभिप्रेरणा जिससे बच्चे जो है वह क्या हो जाए, स्वयं से, है ना, अभिप्रेरित हो जाए। जैसे कि बच्चा जो है वह भूख लगता है तो क्या हो जाता है, खाने के लिए तत्पर हो जाता है। प्यास लगता है तो क्या करता है, पानी के लिए वो बिस्तर से उठकर चला जाता है। नींद लगता है तो सोने चला जाता है। कार्य के लिए वो स्वयं प्रेरित हो जाते हैं, है ना। अब देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, तो शिक्षक द्वारा बच्चों के समक्ष ऐसे अभिप्रेरक यानी कि ऐसे मोटिवेटर रखे जाते हैं जिसे बच्चा पाने या डर से यानी कि पाने के लालच में या फिर डर से क्या हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि धन देने से, अगर टीचर जो है वह कोई प्रतियोगिता करा रहा है और वो कहे कि मैं 5 रुपये या 10 रुपये दूंगा, तो बच्चे जो है वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो धन के लालच में लेंगे, है ना। दूसरे दिन अगर 5 रुपये 10 रुपये अगर टीचर नहीं देता है बच्चों को, तो बच्चे जो है वह क्या करेंगे, उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, है ना। मान सम्मान क्या होता है, हमारा बाह्य अभिप्रेरक होता है, क्योंकि मान सम्मान जो है वह क्या है, सामाजिक है। आपके सामने में आपको मान देंगे, बाद में आपको धुतकार देंगे, है ना। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं तो वो क्या करता है, आपको बड़े प्यार से बात करता है ना। जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपकी बुराई करने लग जाता है, ठीक है। पद प्रतिष्ठा ये भी क्या है, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है। चलिए तो मोटिवेशन जो है वह दो प्रकार से हमने पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक जो मोटिवेशन है उसके अन्य प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो आते हैं सबसे पहले। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने मांग आवश्यकता का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। ये कहते हैं कि मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं। कैसे कैसे, तो जन्मजात और अर्जित, ठीक है। वही है ना, जो हमने बेसिक रूप में सबसे पहले पढ़ लिया है
उसी को यहाँ पर ये है बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जन्मजात जो अभिप्रेरक है किसके अनुसार, अब्राहम मैस्लो के अनुसार, वो क्या क्या है, तो भूख है, प्यास है, नींद है, ये क्या होता है, जन्मजात होता है ना। अर्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं, तो धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सभी क्या है हमारे बाह्य अभिप्रेरक है। तो अभी अब्राहम मैस्लो से हम क्या याद रखेंगे, दो प्रकार याद रखेंगे, जन्मजात और अर्जित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉमसन। थॉमसन भी कहते हैं कि अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। क्या क्या है, एक तो है स्वाभाविक, जो कि स्वभाव में रहता है हमारे, यानी कि मनुष्य के स्वभाव में जो अभिप्रेरक है वो स्वाभाविक अभिप्रेरक है। और जो कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है, यानी कि जो समाज में या वातावरण से प्राप्त होता है, वो हमारा क्या हो गया, कृत्रिम अभिप्रेरक हो गया। तो थॉमसन क्या कहते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम, उसी को है ना। जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, ये क्या है हमारा स्वाभाविक है। ठीक है, और कृत्रिम में क्या है, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये क्या होता है हमारा कृत्रिम अभिप्रेरक होता है। ठीक है, चलिए तीसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, मोटिवेशन को प्रकार में बताया। तो गैरिट कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वह तीन प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है जैविक, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक और तीसरा होता है सामाजिक। यानी कि गैरिट ने मोटिवेशन के कितने प्रकार बताए हैं, तो तीन प्रकार बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, जैविक यानी कि जो हमारे जीव के अंदर मौजूद है, यानी कि दैहिक, जो हमारे संवेग से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि क्रोध, भय, आश्चर्य, ये सभी क्या है हमारा जैविक अभिप्रेरक है। ठीक है, ऐसे ही मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक क्या है, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि जो मूल प्रवृत्ति, यहाँ पर संवेग और संवेग से ही जुड़ा होता है मूल प्रवृत्ति, जैसे कि रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, वो हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक है। चिंतन जो करते हैं, जो थिंकिंग हम करते हैं, वो क्या है हमारा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा है ना। और जो सामाजिक है वो क्या क्या है, तो सामाजिक में वही आ जाएगा, है ना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दया, सहयोग, लोभ, ये लोभ नहीं कहेंगे, है ना, जो सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो सभी क्या है हमारा सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशन का प्रकार। चलिए अब हम देखते हैं मोटिवेशन की विशेषताएं। चलिए देखिए, तो मोटिवेशन की जो पहली विशेषता है वो क्या कहता है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय, पथ प्रदर्शन, सर्वोत्तम सोपान, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी कि जितने भी हमने परिभाषाएं पढ़ी है वो सभी को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो अधिगम के लिए किसका कार्य करता है, मुख्य रूप से चालक का कार्य करता है ना, हृदय का कार्य करता है। ठीक है, पथ प्रदर्शन करता है यानी कि रास्ता दिखाता है, सर्वोच्च सोपान है, यानी कि अगर मोटिवेशन नहीं है तो हम अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे, है ना, ये एक हमारा राजमार्ग है। ठीक है, चलिए दूसरी जो परि विशेषता है वो है मोटिवेशन में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, यानी कि लक्ष्य की ओर क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है वह उसके व्यवहार चलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं। तो मोटिवेशन देखिए अभिप्रेरित व्यक्ति यानी कि जो मोटिवेटेड पर्सन है वो कैसा होता है, निरंतरता पाई जाती है उसमें। यानी कि आप टीचर बनने के लिए उत्सुक हैं तो आप मोटिवेट रहेंगे, है ना, तो आप निरंतर उस कार्य को करेंगे जिससे आप टीचर बन पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या बताता है, व्यक्ति की निरंतरता को बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है ना। चौथा क्या है, तो अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन लाती है। ठीक है, पांचवी विशेषता है अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, यानी कि वही है जो हमने पढ़ा, ये निरंतरता पाई जाती है ना। यानी कि देखिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर वाले मार्ग से नहीं भटकेंगे, है ना, तो वो चयन कर लेते हैं कि हमें इस वस्तु को पढ़ना है, इस वस्तु को छोड़ना है, तो उसी उसी को चीज़ को क्या करता है, पढ़ता जाता है, और यह यानी कि उसी पर वो क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, अगला है हमारा अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष उग्र हो जाता है। यानी कि कोई भी अगर मोटिवेटेड पर्सन है, यानी कि कोई भी मोटिवेटेड व्यक्ति है,
तो भावनात्मक रूप में ज़्यादा उसमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो उसकी भावना से हम जान जाएंगे कि ये किस ओर जाने लग रहा है ना। चलिए अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के तत्व। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा के जो स्रोत है, संगठन है, तत्व है, यानी कि इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या क्या है मोटिवेशन के, तो सबसे पहला एलिमेंट है आवश्यकता यानी कि नीड, ठीक है। दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपन जिसे हम प्रोत्साहन कहते हैं, और चौथा होता है हमारा अभिप्रेरक, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन ही होते हैं तत्व, लेकिन अभिप्रेरक का भी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर चित्र में, देखिए मोटिवेशन यानी कि व्यक्ति में मोटिवेशन कब आएगी, जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे व्यक्ति जो है वह भूखा है, ठीक है, तो वो भोजन की तलाश में है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति अभी क्या है, भूख से तड़प रहा है, यानी कि उसको भोजन चाहिए, तो उसकी आवश्यकता किसकी हो गई, भोजन की हो गई। यानी कि जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक मोटिवेटेड व्यक्ति जो मतलब कि मोटिवेशन नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा अभिप्रेरक हो गया, ठीक है। यानी कि उस वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। तो आवश्यकता होनी जरूरी है। फिर आवश्यकता तो है, तो अब व्यक्ति जो है वह यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से वो भोजन को देख रहा है और उस ओर जाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ से वो प्रेरित हो रहा है ना। तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, कहाँ तक, भोजन तक, है ना। तो उसने क्या किया है, चालक किया है, यानी कि वो जो भोजन है इसको उसको वो खाना चाहता है ना। ये जो है वह खाना चाहता है, तो भोजन को खाना चाहता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तभी तो खा पाएगा ना। तो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, यानी कि कोई ना कोई कार्य किया, तो वही हमारा क्या हो जाता है, चालक हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। और इस चालक को चलने के लिए मजबूर कौन किया, तो भोजन किया है, उसका भूख किया है ना। ये भूखा है इसीलिए तो जा रहा है, अगर पेट भरा रहता तो थोड़ी जाता, नहीं जाता, है ना। तो भोजन को पाने के लिए भूख की भी आवश्यकता होगी, तो भूख हमारा क्या हो गया, चालक हो गया, ठीक है। जब तक भूख है तो वो चलेगा, भूख अगर मिट जाएगा तो वो भोजन की तलाश छोड़ देगा, है ना। तो अब भूख से वो चलना प्रारंभ किया और व्यक्ति यहाँ पर आया और उसको खा लिया। अब खा लिया तो क्या हो गया, तो भोजन जब उसको प्राप्त हो गया, खा लिया, तो उसने कहाँ तक पहुँच गया, लक्ष्य तक पहुँच जाता है, यानी कि वो लक्ष्य तक पहुँच गया, है ना। तो लक्ष्य तक पहुँच गया यानी कि वो क्या हो गया, प्रोत्साहित हो गया, ठीक है, यानी कि उसको प्रोत्साहन मिल गया, ठीक है। आई होप यहाँ से आप लोग को मोटिवेशन जो है वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन होने के लिए तीन चीज़ आवश्यक है। सबसे पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव, यानी कि आपको आवश्यकता होनी ज़रूरी है उस वस्तु की जिस वस्तु को आपको चाहिए। तो देखिए टीचर आपको बनना है ना। तो टीचर बनने के लिए आपको आवश्यकता है, टीचर बनने के लिए क्या चीज़, मुझे टीचर बनना है ना। तो एक लक्ष्य है, मेरा आवश्यकता है कि मैं टीचर बनूं, है ना। अब मैं टीचर के लिए जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरा हो जाएगा चालक, जिसे मैं ड्राइव कहता हूँ, है ना। अब मैं एक दिन क्या बन जाऊँगा, टीचर बन जाऊँगा। टीचर बन जाऊँगा तो मुझ में क्या आ जाएगा, प्रोत्साहन आ जाएगा, यानी कि मैं वहाँ पर इंसेंटिव हो जाऊँगा, यानी कि लक्ष्य को मैं क्या कर लिया, अब प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या बताता है, आवश्यकता होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए, ठीक है, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन भी होना चाहिए। देखिए आवश्यकता क्या है, आवश्यकता व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि भोजन है, पानी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिया करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है चालक, जिसे हम अंतर्नोद भी कहते हैं, ड्राइव। देखिए चालक क्या है, प्रत्येक आवश्यकता, यानी कि अब आपको उस वस्तु की आवश्यकता हुई तो आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा रहता है। जैसे कि भूख है, प्यास है, आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा, है ना।
तो वो आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि भोजन के लिए भूख की ज़रूरत है, पानी के लिए प्यास की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि चालक क्या करता है, उस कार्य की ओर हमें ले जाने के लिए दौड़ाता है, यानी कि उस कार्य की ओर हमें भेजता है वो, ठीक है। चलिए अगला है हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था हमारा प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। अब देखिए आप टीचर बन गए या आपको भोजन की तलाश थी, आपने भोजन खा लिया तो आपका पेट भर गया, है ना। आप टीचर बन गए, आप संतुष्ट हो गए, ठीक है, आप शांत हो गए। तो शांत होना और उस आवश्यकता का समापन होना ही क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है। जैसे भूख रूपी चालक, यानी कि भूख रूपी जो चालक है, यानी कि भूख से व्यक्ति ने क्या किया, चालक किया, चलना प्रारंभ किया और लक्ष्य को प्राप्त करके क्या कर लिया, अपनी जिज्ञासा को समाप्त कर लिया, ठीक है। तो समाप्त कर लिया तो वो क्या हो गया, प्रोत्साहित हो गया, ठीक है। चौथा अभिप्रेरक। तो अभिप्रेरक क्या है, तो अभिप्रेरक वह वस्तु होता है जो हमें क्या कराता है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये तीनों कार्य हमसे कराता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांत। चलिए देखिए सबसे पहला जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो देखिए अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि हमारे जो मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, उसका सिद्धांत है जिसे विलियम मैकडूगल ने दिया हुआ है, ठीक है। विलियम मैकडूगल, है ना, इसकी हमने परिभाषा भी देखी है। तो देखिए यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो क्या बताता है, मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर जो बनता है कॉन्सेप्ट, है ना, सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया है। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, विलियम जेम्स ने किया है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का अध्ययन कौन किया है, तो मूल प्रवृत्ति का जो अध्ययन करने वाला है विलियम मैकडूगल है। इसीलिए विलियम मैकडूगल को हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक कहते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्ति कहाँ होती है, तो मूल प्रवृत्ति जो है वह हमारे अचेतन मन में होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मन होता है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ मन। तो मन के कितने भाग हैं, तो मन के तीन भाग हैं। एक है हमारा अचेतन, दूसरा है हमारा चेतन मन और तीसरा हमारा होता है अर्धचेतन, ठीक है। तो मन के तीन प्रकार हैं, अचेतन, चेतन और अर्धचेतन। और जो मूल प्रवृत्ति है वो कहाँ रहती है, तो अचेतन में रहती है, ठीक है। चलिए मूल प्रवृत्ति एक जन्मजात क्रिया है जिसमें मानव या फिर जो कोई भी जीव हो, यानी कि कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्राणी यानी कि किसी परिस्थिति में किस प्रकार क्रिया या व्यवहार करना है उसको हमें बताती है। यानी कि जो मोटिवेशन है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। और वो क्या कराती है हमसे, तो वो हमें किसी भी परिस्थिति में, है ना, व्यवहार करने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए मूल प्रवृत्ति की विशेषता। मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या है, मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है, यह जन्मजात होती है, यह सार्वभौमिक होती है, यानी कि सभी में होती है, सभी प्राणियों में होती है, ठीक है। चौथा, मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होती, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कोई अधिक चिंतन करने वाला हो सकता है, कोई कम चिंतन करने वाला हो सकता है ना, कोई, ठीक है। यानी कि सभी प्राणियों में जो हमारा मूल प्रवृत्ति है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये समय के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। छठवां है मूल प्रवृत्ति में आदतों से भिन्न होती है, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है वो हमारी आदतों से एकदम भिन्न होती है।
आदत को हम मूल प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट है मूल प्रवृत्ति के व्यवहार प्राणी क्रिया के लिए प्रेरित होती है। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है वो प्राणी को क्रिया करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है, तो मूल प्रवृत्ति हमारे भावात्मक क्रियात्मक पक्ष से जुड़ी होती है, भावात्मक पक्ष से जुड़ी होती है और हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से भी जुड़ी होती है। यानी कि मूल प्रवृत्ति जो है वह किन तीन पक्षों से जुड़ी होती है, तो क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि मूल प्रवृत्ति जो है वह निम्न में से किस ऑप्शन से नहीं जुड़ी हुई है ना। तो वहाँ पर आपको याद रखने होंगे कि मूल प्रवृत्ति जो है वह तीन पक्ष से जुड़ा होता है, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा दूसरा सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का हमने सिद्धांत देख लिया है ना, मूल प्रवृत्ति क्या होता है उसको भी देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। इसे 1954 में दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया है, तो 1954 में किया गया है। देखिए ये एक बार प्रश्न में पूछा गया था सन, इसलिए इसको लिखा गया है। चलिए, अभिप्रेरणा या मांग या आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसे हम मानवतावाद के जनक जो अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, तो ये जो मानवतावाद जनक है वो कौन है, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने कब दिया है इस सिद्धांत को, तो 1954 में। यानी कि जो अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, मानवतावाद का सिद्धांत, वो एक ही है ना। यानी कि यहाँ पर अब्राहम मैस्लो क्या कहते हैं कि सभी प्राणियों में 5 प्रकार की आवश्यकताएं पाई जाती है। यानी कि कोई भी मनुष्य हो उसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती, यानी कि वो 5 प्रकार की चीज़ों के लिए ही मनुष्य जो है वह जीवन में आया है। वो अपनी उन 5 आवश्यकताओं को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया है, एक पिरामिड के रूप में बता दिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मांग आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो सिद्धांत क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला है यानी कि निचला स्तर का, वो है हमारा शारीरिक मांग। देखिए शारीरिक मांग कहने का अर्थ है हम जब जन्म लेते हैं, है ना, तो जन्म लेते हैं, जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। यानी कि उसे अपने शरीर के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसे हम शारीरिक आवश्यकता या फिजिकल नीड कहते हैं। जैसे कि भूख, प्यास, नींद, काम, भोजन, प्रजनन, ये सभी क्या है, उसकी शारीरिक आवश्यकता में आ जाता है। अब ये शारीरिक आवश्यकता जो है वह उसके मृत्यु तक चलती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो शारीरिक आवश्यकता को पूरा करते रहता है और करते रहता है ना, यानी कि वो अब शारीरिक आवश्यकता को करने में दक्ष हो चुका है, यानी कि वो किसी तरीके से अपनी शारीरिक आवश्यकता को अब पूरा कर लेता है। तो जब वह अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर लेता है तो यहाँ से वो संतुष्ट हो जाता है। तब उसको क्या चाहिए, एक समय बाद में उसे घर की आवश्यकता होती है, शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि वो अपने शारीरिक आवश्यकता को तो पूरा कर पा रहा है ना, तो अब उसको क्या है, रहने खाने की जगह चाहिए, सुरक्षा की मांग हो जाती है। तब उसमें क्या हो जाती है, सुरक्षा की मांग, यानी कि अब उसको सेफ्टी चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, है ना। तो सुरक्षा के लिए वो उसको क्या चाहिए, घर चाहिए, शारीरिक सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, है ना। तो अब इस ओर वो आगे बढ़ जाता है। जब उसमें सुरक्षित वो महसूस करने लग जाता है ना, जब वो ये सब चीज़ प्राप्त कर लिया रहता है, तब उसको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। यानी कि अब वो किसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहेगा, यानी कि लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। तो प्रेम क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसको अब परिवार चाहिए, है ना। क्या चाहिए, परिवार चाहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पास अब उसको क्या चाहिए, परिवार चाहिए। यानी कि अब उसको क्या चाहिए, समाज की मांग करता है वो। अब वो समाज में कैसे रहना, समाज में, यानी कि समाज कहने का मतलब है अब उसको सामाजिक रूप में अब उसको अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। यानी कि सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया, उसने अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर लिया,
शारीरिक आवश्यकता को जब वह पूरा कर पाता है तो वह सुरक्षा की ओर चला जाता है, यानी कि सुरक्षित रहना चाहता है। जब वो सुरक्षित रहने लग जाता है तब वह क्या करने लगता है, सामाजिक भावना उसमें आ जाती है। तो वो समाज में अपने परिवार बढ़ाने के लिए प्रेम करता है, दोस्त बनाता है ना, तो वो सामाजिक मांग हो जाता है। फिर जब सामाजिक मांग जो है वह यानी कि दोस्त यार सब बना लेता है, तब एक उसमें सम्मान की भावना आने लगती है, यानी कि अब वो समाज में सम्मानित व्यक्ति यानी कि सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता है। यानी कि अब वो क्या बनना चाह रहा है, एक उसको पद मिल जाए, एक प्रतिष्ठा मिल जाए, जिससे उसमें क्या आने लगे, सम्मान की भावना आने लगे। तो चौथे में उसको क्या होनी चाहिए, अब सम्मान की मांग करने लग जाता है ना। जब ये सब चीज प्राप्त हो जाता है, सम्मान है ना, समाज, सुरक्षा, शारीरिक, ये सब जब प्राप्त हो जाता है तो एक समय आता है जब वो इन सब चीज से क्या हो जाता है, लोभ से भी परे हो जाता है। यानी कि अब वो एक समय आ गया है, यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति जब हम देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, मतलब को लोभ से अब परे हो चुके हैं, अब उसको कोई भी कार्य से मतलब नहीं है, उसमें एक नैतिकता आ जाती है, लोभ से परे हो जाते हैं ना। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि की स्थिति कहते हैं। अब वो अपने आप में क्या हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी मांग आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें 5 चरण होता है, पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर समाज, फिर सम्मान, फिर आत्मसिद्धि। चलिए आगे देखते हैं अगले सिद्धांत की ओर। तो देखिए इस सिद्धांत के कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। इस सिद्धांत को हम किस किस नाम से जानते हैं, मांग के नाम से, आवश्यकता के नाम से, आपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को नाभिकीय आवश्यकता यानी कि हमारे केंद्रीय में जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करती है ना। मानवतावादी का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। इसका जो सबसे निम्न स्तर होता है वो शारीरिक होता है, यानी कि शारीरिक मांग होता है। और दूसरा जो उच्च स्तर होता है वो होता है हमारा आत्मसिद्धि। ठीक है, इसकी आलोचना की गई थी। तो आलोचना क्या की गई थी कि आवश्यकता का यह क्रम जरूरी नहीं है, यानी कि आवश्यकता जो है वह किसी भी क्रम से हो सकता है, ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत हमारा है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। देखिए अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत क्या कहते, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, इसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से मन बताए हैं, तो मैंने सबसे पहले बताया था है ना, सबसे पहला होता है अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। जो अचेतन मन होता है इसी में हमारा जो 90% भाग है, यानी कि हम जो हमारी जो भी अधिगम है, जो भी क्रियाएं हैं, वो 90% भाग जो है वह इसी पर बेस्ड रहती है। ठीक है, बाकी जो 10% है वो हमारे कहाँ रहता है, चेतन मन में रहता है। ठीक है, बाकी जो 10% है वो कहाँ रहता है, हमारे चेतन मन में रहता है। ठीक है, तो अचेतन मन में क्या रहता है, 90%। इसी को हम क्या कहते हैं, सुख का नियम, यानी कि जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं होती है, वो इसी अचेतन मन में होती है, जो क्रिया करने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। यानी कि जब हम क्रिया करते हैं तो जो हमारी दमित इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती है, बाहर आने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, जिससे व्यक्ति सही या गलत की दिशा में कार्य करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है ना। तो वो कौन कौन से 2 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां हैं, तो सबसे पहला है इरोज और दूसरा होता है थेनेटोस। ठीक है, इरोज और थेनेटोस। अब ये इरोज और थेनेटोस क्या है, देखिए इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। इरोज, इरोज क्या है, निर्माणकारी, जन्म से सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली एक हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। यानी कि इरोज कैसी मूल प्रवृत्ति होती है,
हमारे निर्माण कार्य में मदद करती है, जन्म से होती है ये, ठीक है। सही दिशा में कार्य करने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, जैसे कि घर बनाने का कार्य करती है, कह सकते हैं, है ना। यानी कि ईरोज हमारा क्या है, मेकिंग है ना। ये हमारे लिए फायदे का कार्य करती है, ठीक है। चेतन मन से संबंधित व्यवहार है ये। कहाँ से संबंधित व्यवहार है, चेतन मन से संबंधित व्यवहार है। चेतन मन हमारे इच्छाओं का 10% भाग यहीं पर रहता है, ठीक है। और जो थैनेटोज है, थैनेटोज जो मूल प्रवृत्ति है सिगमंड फ्रायड के अनुसार, वो क्या बताती है, विध्वंसकारी होती है, मृत्यु से होती है, गलत दिशा में कार्य को आगे बढ़ाती है। यानी कि जो थैनेटोज है उसे हम कह सकते हैं कि एक घर तोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, हमारे अचेतन मन में। यानी कि सिगमंड फ्रायड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, इरोज और थैनेटोज, जिसमें से इरोज जो है वह पॉजिटिव है और थैनेटोज जो है वह निगेटिव है, ठीक है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं, इरोज से हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं और थैनेटोज से हम केवल निगेटिव भाव को ही क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सिगमंड फ्रायड का इरोज और थैनेटोज। अब है हमारा चौथा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वह बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको हम आगे की क्लास में करेंगे। चौथे सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के चौथा सिद्धांत से हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए।